आरबीएसई कक्षा 10 क्लास साइंस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन वीडियो के अंदर साबुन, अपमार्जक और मिसेल की प्रक्रिया को अपन समझेंगे। 3 बिंदु पढ़ेंगे। पहला बिंदु आ रहा है साबुन। अब साबुन के बारे में आप सभी जानते हैं कि साबुन की वजह से सफाई होती है, कपड़ों की धुलाई होती है वगैरह। तो अब साबुन के प्रकार, कपड़े धोने का साबुन भी होता है, नहाने का भी होता है। और नहाने के अंदर 2 प्रकार के साबुन होते हैं। एक साबुन तो बिल्कुल उसमें दिखता नहीं है, पारदर्शी नहीं होता है। एक साबुन होता है पारदर्शी यानी पल्स हैं वगैरह हैं। और अपारदर्शी का एग्जांपल ले लें, लाइफ बॉय वगैरह कोई भी। तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले बनाने का तरीका, साबुन को किस प्रकार बनाते हैं। एक आपका शब्द आ रहा है वसा अम्ल। वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जली विलयन में गर्म करके बनाया जाता है। तो वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके जली विलयन में बनाया जाता है। अब ये वसा अम्ल क्या होता है? वसा अम्ल जैसे उसका एग्जाम्पल बहुत सारी किताब में आपके दिए हुए हैं। स्टेरिक अम्ल है, पोमेटिक अम्ल है, ओमेटिक अम्ल है। कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NOS। तो वसा अम्लों व सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को गर्म करके बनाया जाता है और यह क्रिया साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। चलिए इसके सूत्र को देख लेते हैं। वसा अम्ल के ये सूत्र हैं। ये स्टेरिक अम्ल का है। वसा अम्ल का एग्जाम्पल स्टेरिक अम्ल है। तो CH2COOR, CSCOOR, CS2COOR। अब यहाँ पर आपके R से समझ में नहीं आ रहा है R क्या है। एक कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है R, ये वाली R कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। यानी कहने का अर्थ है एक चेन होती है कार्बन परमाणुओं की। तो इस प्रकार R उसका प्रतीक कहलाएगा ये। तो इसको वसा अम्ल का ही एग्जाम्पल है। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे। इसको NOH के साथ क्रिया होगी गर्म करने पर ये NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पीछे वाला भाग और ये Na हो जाएगा ये। तो ये COR R, तो R लिख दिया आगे यहाँ पर। इसके साथ में समीकरण बनेगी ये। तो RCONA, ये आपका Na इसका ले लिया। तो अब इसमें R3 आ रहे हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके आगे NOH के आगे अपन 3 लगाएंगे। तो संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम के परमाणु इसमें 3 है। तो 3 इसके आगे आ रहे हैं, R3 आ रहे हैं, इसके आगे या 3 आगे। COR 3 आ रहे हैं, इसके आगे 3 आगे। इस प्रकार यह एक प्रकार का अणुसूत्र बन गया, ये साबुन का कहलाएगा। तो RCOONA ये साबुन का कहलाएगा। इसमें ये ऋणायन होगा, Na+ होगा ये। तो ये साबुन का अणुसूत्र आपके ये हो गया। इसके बाद में बनेगा जो शेष रह गया ये रहा CH2CS और इसका ये OH आपके 3 है। तो इसके साथ जुड़कर ये CH2OS, CSOS, CH2OS एक प्रकार का ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार का पदार्थ बनेगा। साबुन बनने के अंदर आपका ये साबुन इस प्रकार का अणुसूत्र होगा ये। तो अब इसमें 2 बातें हो गई यहाँ पर। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी पारदर्शी साबुन बनाएंगे तो इस केमिकल का प्रयोग करेंगे इसमें अधिक। और साबुन बनाने के अंदर इसका प्रयोग नहीं होगा, ये साइड से होगा। ये साबुन इतने में बन जाएगा, तो अपारदर्शी बनेगा ये। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसका उपयोग, साबुन आप जानते ही हैं कपड़े धोने की धुलाई में सफाई का कार्य करता है। और ये मृदु जल के अंदर कार्य करता है। इसका उपयोग, साबुन मृदु जल के अंदर सफाई का अच्छा कार्य करता है, परंतु कठोर जल के अंदर ये नहीं कर पाता है। तो किस प्रकार, क्यों नहीं कर पाता है, आपके दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि कठोर जल के अंदर ये साबुन कपड़ों की धुलाई साफ तरीके से क्यों नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर जल में क्या होता है? चलिए देखिए इधर। कठोर जल में, यानी कठोर जल, इसको व्यावहारिक तौर पर इसको सामान्य भाषा में खारा पानी भी लोग बोलते हैं। कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कैल्शियम की संयुक्ता 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती हैं।
तो दोनों को अपने लिख दिया। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, तो आयन होने के कारण वो साबुन जो होगा उसके अंदर सफाई कठोर जल में नहीं हो पाएगी। अब समझने के लिए साबुन को इस प्रकार ले लिया। ये एक प्रकार का साबुन है, ये साबुन का अणुसूत्र है ये। अब साबुन के अंदर आपको पता है ये Na+ होता है, जो सोडियम का आयन है, यह जल की ओर आकर्षित होता है और सफाई करने का कार्य करता है ये Na+ साबुन के अंदर। परंतु ये जो जल के अंदर, कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे, इस सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर लेंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब है उसकी जगह पर ये बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद में आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कठोर जल में हो जाएंगे, उसका लवण हो जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन जल के अंदर वो अघुलनशील हैं, जल में घुलते नहीं हैं, इसी वजह से कठोर जल में कपड़ों की सफाई नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने समझा है। इसके समाधान के लिए अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक यानी क्या होता है? डिटर्जेंट, सर्फ जिसको बोलते हैं भाषा के अंदर। तो अब पढ़ेंगे अपन अपमार्जक। अपमार्जक का सूत्र देखिए इधर, ROSO3 Na+ R C6H5 SO3 Na+। इसका व्यवहारिक नाम, जैसे आपको पता है कि R का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, यानी कार्बन के बहुत सारे परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे C17 से 18, C14 से C18 जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह इस प्रकार जुड़े हुए। R का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए कार्बन के 14 से कार्बन 18 तक जुड़े हुए, तो ये 18 तक जुड़े हुए। अलग अलग प्रकार के कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती हैं, जटिल होती हैं, चेन होती हैं। इसका नाम R को बोलेंगे एल्किल, तो ये Na+ है पीछे से, सोडियम एल्किल सल्फोनेट SO3 का नाम, ये नाम हो गया। दूसरा नाम इसका, ये इसके सूत्र हैं, सोडियम एल्किल, ये बेंजीन बोलेंगे इसको, C6H5 बेंजीन सल्फोनेट। अब आपको पता है कि यह अपमार्जक होता है जो दोनों प्रकार के जल के अंदर कार्य करता है। ये मृदु जल के अंदर भी कार्य करेगा और कठोर जल के अंदर भी अच्छा कार्य करेगा, कपड़ों की धुलाई करेगा साफ तरीके से। परंतु ये सफाई कठोर जल में किस प्रकार कर लेता है, वो कारण। तो कठोर जल में आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, तो ये दोनों आयन सोडियम के आयन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इनकी जगह पर वो आ जाते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाते हैं। तो आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाते हैं, क्योंकि सल्फोनेट है ये, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाएंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट जल के अंदर घुलनशील होते हैं, जल में, तो घुलनशील होने की वजह से वो सफाई करेंगे कपड़ों के अंदर। तो इस प्रकार साबुन वो अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। तीसरा बिंदु है मिसेल। मिसेल किस प्रकार बनता है? तो सबसे पहले साबुन का अणुसूत्र लेते हैं Na। ये साबुन है, ये आप जानते हैं साबुन का अणुसूत्र है, ये अभी हमने पढ़ा है। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले इसका ध्रुवीय भाग, अध्रुवीय, और ये ध्रुवीय, दो भाग हो गए। अब आपको जानकारी है, इसके दो भाग हो गए, अध्रुवीय और ध्रुवीय। इस तरफ ले लिया अपन ने ये अध्रुवीय की ओर, और Na+ सोडियम का आयन ले लिया ध्रुवीय के अंदर। अब ये एक प्रकार का, इधर सोडियम आपको पता है कि यह आयन जल के अंदर सफाई का कार्य करता है, तो यह सफाई का कार्य करता है, यानी जल की ओर आकर्षित होता है, यानी ये जल से प्यार करता है, ये जल स्नेही कहलाएगा। ये जल विरोधी,
ये जल से प्यार नहीं करता है, यानी चिकनाई वगैरह ये जो होती है अनेक, जैसे कई प्रकार के केमिकल होते हैं आप जानते हैं, जैसे पेंट जो दीपावली के उस पर मकान में रंग करते हैं पेंट, उसके अंदर पानी डालेंगे तो उसमें घुलनशील नहीं है, अगर केरोसिन डालेंगे तो उसके अंदर घुलनशील है, केरोसिन उसके अंदर घुल जाएगा क्योंकि चिकनाई के अंदर चिकनाई जाकर घुलेगी। इसी प्रकार से बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसके अंदर कुछ पानी डालते हैं तो कुछ मिल जाते हैं, पर तो कुछ पानी डालने पर मिलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार का ये चिकनाई है, यह जल विरोधी कहलाएगी, जल स्नेही। और इसके अंदर ये जो इसका भाग जल विरोधी को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, जल स्नेही को ऐसे डॉट के रूप में ये प्रदर्शित करेंगे। अब अपन एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े का डायग्राम समझते हैं, सफाई के अंदर मिसेल की प्रक्रिया कैसे बनती है। कपड़ा लेंगे, मान लीजिए कपड़ा ले लिया, ये कपड़े के अंदर यह एक डब्बा है तेल का, ये तेल का डब्बा है, ये चिकनाई है ये, और जल विरोधी भाग को अपन ऐसे लेंगे, जल विरोधी भाग को ऐसे लेंगे अपन, और यहाँ पर जो होगा डब्बा ये Na+ का है, ये जो पूंछ का भाग होगा ये जल विरोधी भाग है, ये डॉट Na+, ये जल विरोधी भाग बन रहा है, और डॉट ये Na। अब आप देखिए इधर ये जो इस प्रकार की संरचना बन रही है, ये जल विरोधी भाग है, पूंछ का भाग है, और ये जो भाग है अंतिम ये Na+ का कहलाएगा, Na+, सब जगह लिख देते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं, Na+। सफाई की प्रक्रिया किस प्रकार होती है आप जानेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर लें, ये एक प्रकार का कपड़ा है, कपड़े के बीचों बीच में यह तेल का डब्बा है, ये तेल का डब्बा लग गया, यहाँ लिख देते हैं तेल का डब्बा। अब इसको साफ करना है, मिसेल कैसे बनेगा, देखिए तेल का डब्बा बन गया। अब ये जो सोडियम का आयन है ये जल से प्यार करता है, जल की ओर आकर्षित होगा, यानी बाहर की ओर, और ये जो जल विरोधी भाग है यह अंदर की ओर आकर्षित होगा, तेल की चिकनाई की ओर, जल का विरोध करता है, जल की तरफ नहीं जाएगा, एक प्रकार की चेन बनेगी, यूँ खींचने की चेन। ये सोडियम के आयन जाएंगे बाहर की ओर, और ये जो पूंछ का भाग है चेन की सूचना ये जाएगी इधर की ओर, जाएंगे चिकनाई की ओर बढ़ेंगे, तो यूं प्रकार के एक आकर्षण होगा। तो अब देखिए इस प्रकार, तो यह जल विरोधी भाग इस चिकनाई की ओर यहाँ आएगा, तो यह कुछ समय के बाद में ये जो भाग होता है इसकी ओर खींचना शुरू हो जाता है बाहर की ओर, क्योंकि Na+ का आयन वो बाहर की ओर जल के पास जाएगा, आकर्षित होगा, आकर्षित होने के बाद में ये पीछे का भाग है वो इसके साथ खींचना शुरू हो जाएगा और मिसेल बनेगी, और धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा। इस प्रकार जो बाल्टी के अंदर अपन कपड़ा निचोड़ेंगे अंदर डाल के सफाई करने के बाद, तो उसके अंदर गंदा पानी रह जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मिसेल ये आपके कपड़े बनेगा कपड़े के अंदर, तो ध्यान से समझना है, जटिल है, थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके नोट्स देखेंगे। अध्रुवीय भाग को आपकी किताब में लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन भाग, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसको हाइड्रोकार्बन भाग बोलेंगे, यानी पूंछ का भाग बोलेंगे। तो अध्रुवीय भाग अंदर की तरफ एवं ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ आकर्षित होता है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी।
देखिए इस तरफ वापस देख लो दोबारा ही, ये जो आपके सोडियम का आयन है यह दूरवी भाग कहलाएगा ये, तो बाहर की ओर, और जल विरोधी भाग ये जो इसको बोलेंगे अदूरवी भाग, ये अंदर की तरफ आकर्षित होगा और मिसेल बनेगा। मिसेल का मतलब ये चिकनाई के चारों ओर एक प्रकार के घेरा बन जाएगा सफाई होने की प्रक्रिया के अंदर। नेक्स्ट नोट्स के रूप में आगे देखेंगे, जल विरोधी भाग चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, जल स्नेही भाग बाहर की तरफ यानी जल की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर एक प्रकार का घेरा बन जाएगा जिसे मिसेल बनेगा, जिसे संपूर्ण चिकनाई जल के अंदर बाहर की तरफ खींच जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके सफाई की प्रक्रिया मिसेल के द्वारा पढ़ने पड़ी। मिसेल एक ऋणावेशित होते हैं। इस प्रकार अपने वीडियो ये पढ़ा आपने। धन्यवाद।